नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ऐसा कम होता है कि चुनाव के पहले ही कोई सीट राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ा दे। एमपी की हाई प्रोफाइल दमोह सीट का उपचुनाव बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक दोनों दलों की पेशानी का बल बना हुआ है। बीजेपी चुनाव की तारीखों से पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन पार्टी के लिए फिलहाल चुनाव जीतने से भी बड़ी चुनौती है मलैया परिवार को साधना। इस सीट से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर राहुल लोधी का नाम उम्मीदवार की सूची में केवल एक नाम का बदलाव भर नहीं होगा। दमोह में बीजेपी की राजनीति में होने जा रहा बड़ा फेरबदल है ये, और कार्यकर्ता इस परिवर्तन को हजम भी कर जाए, लेकिन 35 साल से दमोह की राजनीति में एक छत्र राज कर रहे जयंत मलैया और उनका परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसकी झलकियां राहुल लोधी के बीजेपी ज्वाइन कर लेने के बाद समय समय पर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाई देती रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल लोधी से केवल 798 वोट से हारे थे जयंत मलैया, और इस कम अंतर की हार में रामकृष्ण कुसमरिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। कुसमरिया को वोट मिले थे केवल 1133, लेकिन खेल बिगाड़ने के जिस मकसद के साथ कुसमरिया इस दंगल में उतरे, उसमें वो पूरी तरह कामयाब रहे। तो सवाल ये कि अब दमोह उपचुनाव में कुसमरिया का ही किरदार क्या सिद्धार्थ मलैया निभाएंगे? जिस तरह भावुक होकर 2018 के विधानसभा चुनाव में कुसमरिया ने कहा था कि हमने बीजेपी को दमोह में खड़ा करने डकैतों से लोहा लिया और हम जैसे लोगों को ही हाशिए पर डाल दिया। कमोबेश इसी पीड़ा के साथ क्या आप सिद्धार्थ मलैया भी वोटर के बीच जाएंगे? इधर बीजेपी के घर में अपने ही चिराग से आग का अंदेशा, तो उधर 25 मार्च से दमोह में चुनाव प्रचार में उतरने जा रही कांग्रेस। कमलनाथ जी ने अनाउंस किया कि वो खुद जाएंगे। कांग्रेस तो अभी तक ये भी नहीं तय कर पाई कि वोट किस चेहरे पर मांगा जाएगा। बाकी दावेदारों की पीसीसी में मुंह दिखाई शुरू हो गई है। दमोह कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय टंडन के समर्थकों का पीसीसी मुख्यालय में ट्रेलर आज का ताजा घटनाक्रम है। तो सवाल ये कि दावेदारों के दम और अपनों के घात की आशंका के बीच दमोह में फंसेगा कौन, बीजेपी या कांग्रेस? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। दमोह उपचुनाव में राहुल लोधी ही होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। ये उसी दिन तय हो गया था जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। सीएम शिवराज के सामने जयंत मलैया के समर्थन में किया गया ये शक्ति प्रदर्शन राहुल लोधी के भाजपाई हो जाने के बाद का है। इसे जयंत मलैया की जमीन बचाने का आखिरी दांव कहिए, या पार्टी को ये बताने की कोशिश कि मलैया को टिकट नहीं मिला तो दमोह में बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। हालांकि पार्टी कई बार ये साफ कर चुकी है कि दमोह सीट से राहुल लोधी ही होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। हालांकि मैं प्रभारी नहीं हूं, लेकिन और मैं इस बारे में कहने में अधिकारिता भी नहीं रखता, लेकिन संभवतः वही होंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी दमोह में बीजेपी के लिए कांग्रेस से बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी के कुसमरिया को साधना था, और इस बार भी कांग्रेस से बड़ा संकट है मलैया परिवार की संभाल। जिस परिवार की पूरी राजनीति दमोह में हुए इस बड़े फेरबदल के साथ संकट में आ गई है। उधर कांग्रेस में दावेदार तो भोपाल तक आकर दम दिखा चुके, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई। ये और बात है कि 25 मार्च से पार्टी प्रचार शुरू कर देगी। देखिए, केवल अजय टंडन के लिए नहीं आए थे, उनका ये था कांग्रेस को हर हालत में जिताना है। तो कुछ अजय टंडन के बारे में भी बात कर रहे थे, कुछ और भी थे। अब ये पार्टी तय करेगी। ऐसा कम होता है कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया हो, उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं, लेकिन राजनीतिक दल के सामने बड़ी चुनौती चुनाव जीतने से ज्यादा दावेदारों से निपटने की हो। दमोह का दंगल इस लिहाज से बेहद दिलचस्प हो गया है। मलैया दावेदार की कतार से बाहर होकर भी बीजेपी का खेल बिगाड़ने की हैसियत में तो है ही। उधर कांग्रेस में राहुल लोधी के दलबदल के बाद संभावनाएं तलाश रहे नेता भोपाल तक दस्तक दे रहे हैं, और पार्टी किसी एक नाम पर फैसला नहीं कर पा रही। सवाल ये है कि दमोह के चुनावी दंगल में फंसेगा कौन, कांग्रेस या भाजपा? जवाब तो देना होगा। भोपाल में मनोज राठौर और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं बिजेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। बिजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। और दूसरे मेहमान हरिशंकर खटीक, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये भी पूर्व मंत्री हैं। हरिशंकर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे हरिशंकर जी से। हरिशंकर जी, रामकृष्ण कुसमरिया का हमने जिक्र किया, पिछले चुनाव में उन्होंने ही जयंत मलैया जी को एक तरह से कहते हैं कि निपटा दिया था। इस बार सिद्धार्थ मलैया बनेंगे क्या कुसमरिया जी के रोल में, वो रहेंगे क्या? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सम्मानीय श्री जयंत मलैया जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कद्दावर नेता भी हैं। और 1984 से लगातार 1984 से 2018 तक ये 6 बार मंत्री रहे और 7 बार विधायक भी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इनको सब कुछ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, हमेशा भी करेंगे। दिया तो ठीक है, ले भी तो रहे हो आप लोग। सम्मान उनका हमेशा रहा है भारतीय जनता पार्टी में और उनका सम्मान सब पार्टी के लोग करते हैं। हमेशा वो हम लोगों के वरिष्ठ हैं, हम सब लोगों के मार्गदर्शक हैं और बहुत व्यवहारिक हैं, सहज हैं, सरल हैं और मिलनसार हैं। हमारे साथ मंत्री भी रहे भाई साहब मेरे सम्मानित जयंत मलैया जी। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पार्टी का शीर्ष और प्रदेश का जो नेतृत्व है, संगठन का जो नेतृत्व है, वो संगठन के आधार पर अपना काम कर रहे हैं और संगठन को मजबूती दिलाने के लिए और भी काम करेंगे। ठीक है, चुनाव में जीत हार चलती है। 798 वोट से मात्र वो चुनाव हारे थे। और राहुल सिंह लोधी जो कांग्रेस के थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का उनको आशीर्वाद एक सिंबल के रूप में अगर मिलता है तो वो प्रत्याशी भी होंगे और प्रत्याशी के साथ साथ वो लगातार अभी अपने क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे हैं दमोह विधानसभा के उपचुनाव में। तो उनका प्रयास अभी लगातार जारी है। विजय जी, बहुत सुकून में तो आप भी नहीं हो। बहुत सारे, आज ही हमने एक तस्वीर दिखाई जिसका आपने ही खंडन किया कि नहीं, ये केवल टंडन जी के लिए नहीं आए थे। वहां का गणित आप जानते हो, जातिगत आधार पर, आप बुंदेलखंड से ही वाबस्ता है, वहां के बड़े लीडर हैं, वहां पर जातिगत आधार पर वोट पड़ते हैं। लोधियों का भी वोट वहां बहुत ज्यादा है और दलितों का वोट भी बहुत ज्यादा है। ब्राह्मण वोटर भी 28,000 के आसपास है। तो टंडन साहब ने तो ये खबरें आ रही है, कह दिया कि अगर टिकट नहीं दिया तो सामूहिक इस्तीफा करा देंगे जिला कांग्रेस का। आप भी मतलब बहुत आरामदायक स्थिति में नहीं है बिजन जी वहां? नहीं, ये जिसने भी कहा है ये बात गलत है। ऐसा उन्होंने ना कहा है, ना उनके किसी व्यक्ति ने कहा है। कांग्रेस पार्टी सामूहिक रूप से तय करेगी, सबका अध्ययन कर रहे हैं। 2 दिन हुआ है अभी, परसों ही तो चुनाव डिक्लेयर हुआ, कल से कवायद शुरू हुई और बहुत जल्दी ये जो है हम लोग बातचीत करके अध्यक्ष जी को देंगे और उसके बाद वो निर्णय करेंगे। तो वो ये समस्या नहीं है। मुख्य बात ये है, जैसे हमारे साथी ने कहा कि मलैया जी बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं, केवल 700 वोटों से जीते थे, हारे थे। तो फिर इतने अनुभवी हैं, इतने योग्य हैं, इतने वरिष्ठ हैं, तो अब तो हालत ये है कि अगर दमोह में कोई कार्यक्रम होता है तो उसका नाम भी नहीं छप रहा है। पड़ोस में ही हमारे गोपाल भार्गव जी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, मंत्री भी हैं, उनका भी नाम नहीं छपता है। तो केवल कह देने से या फिर वरिष्ठों का अपमान करने का हमने सोचा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी शुमार में हो गया वो है जनतंत्र की हत्या करना, लोकतंत्र की हत्या करना। जिस तरीके का एक उदाहरण दमोह में भी प्रस्तुत हुआ है, जो दमोह से जिनकी बात ये कर रहे हैं कि हमारे संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, उनका ही कथन आप ही लोगों के चैनल के ऊपर मैंने बहुत अच्छे ढंग से सुना था और बड़े सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब देना है। कमलनाथ जी की जो हमारे प्रति मदद रही है, उनको विश्वास भी हमें जागृत रखना है, वरना आने वाली पीढ़ी कहेगी कि जिस पार्टी ने तुम्हें बनाया तुमने उसके साथ गद्दारी की। अब क्या वो जनता के बीच में कहेंगे, क्या जवाब देंगे, ये तो मुझे गले बात नहीं उतरती है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को कोई दुविधा नहीं है टिकट की। बहुत जल्दी हम लोग टिकट भी फाइनल करेंगे और अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई की बात करती थी, लोगों को मदद करने की बात करती थी, आज डीजल देखिए 100 रुपये के ऊपर हो गया, पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर हो गया, गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वो उसके ऊपर चला गया, खाद्यान्न सरसों का तेल 3 गुना महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया है। और ये उपचुनाव है नहीं, ये उपचुनाव जबरदस्ती थोपा गया है। संविधान में अगर हम बात करें तो उपचुनाव तभी होता है कि जब कोई अकाल घटना घट जाए और उसके बाद उपचुनाव होता है।
तो ये इस तरीके की परिस्थितियां तो है नहीं, ये तो आपने जबरदस्ती इस्तीफा दिया या दिलाया और आपने उपचुनाव जनता के ऊपर थोपा। एक तरफ आप कहते हो कि सरकार के पास पैसे नहीं है खर्च के लिए, और दूसरी तरफ आप उपचुनाव आपने थोड़े बहुत नहीं इतने सारे उपचुनाव करा दिए। तो कुल मिला जुलाकर ये जो उपचुनाव थोपने की या दल बदल कराने की या चुनी हुई सरकार को गिराने की, लोकतंत्र की हत्या करने की जो कवायद हो रही है, वो किसी भी हालत में मैं समझता हूँ भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और वर्तमान में भी इसको जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं दबों के भी लोग होंगे, इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। और केवल जाति के आधार पर नहीं होता। मैं खुद जहाँ से चुन के आता हूँ, 2 मेरी विधानसभाएं हैं, वहाँ जाति का एक जगह मेरा 4000 वोट है, एक जगह 5000 वोट है, लेकिन उसके बावजूद भी 40-40, 45-45 हज़ार वोटों से मेरी जीत होती रही। तो कई बार क्या होता है कि जहाँ जातियों का बहुतायत होता है तो दीगर जातियाँ स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ में लग जाती हैं। तो अगर कोई काम करने वाला है, व्यवहार कुशल है, तो फिर जाति का बंधन खत्म हो जाता है। जाति के आधार से मैं नहीं मानता कि केवल जाति के आधार पर कोई चुनाव को जीता जा सकता है। ठीक है, जो चुनाव है, हरिशंकर जी, एक जो बात वो कह रहे हैं उससे मैं उनसे आंशिक इत्तेफाक रखता हूं। वो ऐसा के जी आऊंगा विजन जी, मैं इसके बाद। तो हरिशंकर जी, जो बात है वो ये है कि आपके पास चुनौती इसलिए ज्यादा है कि अव्वल तो ग्राह्यता जो आपके राहुल लोधी हैं उनकी, अब वो क्या बोल के जाएंगे वोटर के पास कि भाई पिछली बार मैंने कांग्रेस से आपने जिताया था, इस बार बीजेपी से जिता, तो लोग कहेंगे भैया इस्तीफा क्यों दिया था, एक ये मसला। दूसरी तरफ मलैया परिवार है ही, और भी सब बहुत सारे समीकरण वहां पर हैं। तो ऐसे में नहीं लगता कि बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है वहां? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। इनके कांग्रेस के कार्यकाल में 14-15 महीने में क्या स्थिति हुई और 2003 के पहले मतपेश की क्या स्थिति थी, ये इन्होंने धोखा देकर के अभी 14-15 महीने जो अपनी सरकार बनाई थी 2018 में, धोखा दिया था। इनने कहा था जनता के लिए कि हम युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने, आप लोगों ने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने कहा था कि हम गौशालाओं का पूजन कर रहे हैं। एक विकास खंड में एक गौशाला का मात्र पूजन किया था, तो गाय माता की भी आपको श्राप लगा। एक गौशाला का मात्र पूजन करके आप रह गए थे, मात्र पूजन ही रह गया था। युवाओं को आपने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उनको ठगने का आपने काम किया था। एक युवा को आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आपने कहा था 2 लाख रुपए तक का हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आपने किसी का कर्जा माफ नहीं किया 2 लाख रुपए तक का। आपने ये कहा था कि हम संबल योजना के माध्यम से लाभ, नया सवेरा के माध्यम से लाभ दिलाएंगे। आपने हमारी संबल योजना बंद कर दी थी, तो बुजुर्गों का भी आपको बद्दुआ लगी। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज यह है कि गाय माता की भी आपको बद्दुआ लगी। आप हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से श्रवण कुमार बनकर के बुजुर्गों की यात्रा कराते थे, आपने वो यात्रा कराना भी बंद करा दी थी। आखिर आपने मतपेश में 14-15 महीने में करना क्या चाहते थे? तभी तो आपको मतपेश की सरकार ने बुजुर्गों का, गाय माता का, युवाओं का, सबके किसानों को आपको बद्दुआ लगी और आपकी सरकार चली गई। रही राहुल सिंह लोधी की बात, तो आपने कहा था कि अभी आप बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई। कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई? लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, बल्कि राहुल सिंह लोधी चाहते थे कि हमारे दमोह जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। हम विकास करना चाहते हैं, पहले भी विकास हुआ, अब वो विकास के साथ थे, इसलिए वो मतपेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ में हुए और हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और विकास के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और अभी लगातार 3 साल के लिए ये चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। हमें सबको पता है कि विकास के लिए, विकास के नाम पे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और इतना पूरा विश्वास है कि माननीय जयंत मलैया जी भी हमारे कद्दावर विकास के लिए गए। राहुल लोधी, वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाए थे आप और आपकी सरकार, तो वो इसीलिए थोड़े नाराज होकर गए। अब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, अब विकास की गंगा जो है वो बहाई जाएगी। इस तरह का ध्वनि थोड़ा हरिशंकर जी की बात से थोड़ा सा हमारे मित्र सबर कर लें। इन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया है, मैं बिंदुवार इनको जवाब देता हूं। इन्होंने गौ माता की बहुत चिंता की है। पहले ये तय करें कि ये सच बोल रहे हैं कि विधानसभा में जो जवाब देते हैं इनकी मंत्री सच बोल रहे हैं। मेरा ही प्रश्न था कि 15 वर्ष में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कितनी शासकीय गौशालाएं खोली गई? तो इन्होंने, 1 मिनट सुन लीजिए, तो इन्होंने जवाब आया विधानसभा में मंत्री जी का कि एक भी हमने नहीं खोली थी, कांग्रेस के टाइम में 1000 खोली थी। 7 महीने से गौशालाओं के लिए दाना नहीं दिया जा रहा, पैसे नहीं है। ये इनकी सेवा गौ माता के प्रति है। दूसरा जो है, अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि हमारी संबल योजना आरोप लगाते थे, ये गलत बोल रहे हैं। संबल योजना में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम लिखे थे
उसको हमने सुधार करके नया सवेरा योजना लेके आए, जिसमें हर गरीब आदमी का नाम हमने जोड़ा। आज की तारीख में संबल योजना में 2 महीने से इन्होंने पैसे नहीं डाले। नंबर 2, तीसरी बात इन्होंने कही कि यात्रा बंद कर दी थी। यात्रा बिल्कुल बंद नहीं की थी, यात्रा यथावत हम लोगों ने चालू रखी थी। कोरोना की वजह से वो यात्राएं बीच में नहीं हुई थी, वो एक अलग बात है। चौथी बात इन्होंने जो कही तो वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कर्जा माफ जो है, इन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे। 2 लाख रुपए हमने कर्जा माफ का बोला, 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय कमल पटेल जी मध्य प्रदेश शासन के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में जवाब लिखित में दिया। अब आप ये पूछिए, या तो इनके, एक मिनट सुन लीजिए, या तो आपके कृषि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या फिर चैनल के ऊपर आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये विधानसभा का जवाब है, हमारा नहीं। और आम आदमी को जिसके पैसे दिए, अब हम तो आपसे पूछते हैं, ये तो आप जानते हो कि इसमें झूठ कौन बोला, सही कौन बोल रहा है। बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा सिंचाई परियोजना कौन लेके आया? बुंदेलखंड की धरती पर 511 बांध कौन लेके आया? बुंदेलखंड की धरती पर दमोह जिले में सतलुज सिंचाई परियोजना कौन लेके आया? हरिशंकर जी, एक मिनट, हरिशंकर जी, बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए, हरिशंकर जी बात पूरी हो जाए। हरिशंकर जी, दुबे जी, ऐसे तो फिर नहीं होगा। नहीं, एक मिनट, नहीं, एक ये बोल रहे थे हमने, नहीं बोल दिया मैंने, आप बात पूरी करिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, विकास ये हो रहा है कि नहीं, शराब माफिया चरम के ऊपर है, निरंतर घटनाएं हो रही हैं और सैकड़ों लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहा। रेत माफिया की हालत यह है कि पुलिस की पिटाई हो रही है खुलेआम, चाहे ग्वालियर की घटना हो, चाहे मुरैना की घटना हो, चाहे अन्य जगहों की घटना हो। वन विभाग में, देवास में खुलेआम वन विभाग के अधिकारियों को गोली मारी जाती है। वन माफिया इतना ज्यादा सक्रिय हो गया। बलात्कार की घटनाएं आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। हिंदुस्तान के अगर 3 राज्य हैं तो उसमें मध्य प्रदेश भी अग्रणी राज्य है। आज इनके अभी दमोह के वहां देख लीजिए, बड़ा मलहरा में खुलेआम गोली मार के ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस की हत्या कर दी जाती है। करणी सेना के अध्यक्ष की रायसेन में हत्या कर दी जाती है। और ब्राउन शुगर में कोई पकड़ा जाता है तो वो एक पार्टी विशेष का व्यक्ति पकड़ा जाता है। तो ये जो है विकास की जो बात करने वाले हैं। और जहां तक मेडिकल और इनका सवाल है, ये अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही नए मेडिकल खोलने की हम लोगों ने कवायद शुरू कर दी थी, जिसको आज आप अपना बताना है। जो बजट जो आया है, इसमें 90% तो वही है जो हम लोगों ने मंजूरियां की थी, वही का वही आपने पढ़ दिया, जवाब ले लेते हैं। पर्याप्त कर दिया भजन जी आपको। अब हरिशंकर जी का जवाब ले लेते हैं, वो बहुत देर से कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। हरिशंकर जी, क्या एजेंडा होगा दमोह के चुनाव में? उनने तो 10 से 20 एजेंडे गिना दिए कि किस लाइन पे जाएंगे वो चुनाव के लिए। आपकी पार्टी का एजेंडा दमोह में क्या होगा? बीजेपी का किस आधार पर वोट मांगेंगे आप? दमोह उपचुनाव में हम लोग विधानसभा में वोट मांगने के लिए हमारे कार्यकर्ता पहले से लग चुके हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो तरीके से मेहनत में जुट गए हैं। हम सब लोग बोलेंगे कि हमें मेडिकल, दमोह की बरसों की मांग थी कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। छतरपुर की धरती पर मेडिकल हमारी सरकार ने खोला। देश की आज़ादी के 50-55 साल में ये मात्र 5 मेडिकल खोल पाए थे, लेकिन 2009 में हमारा सागर में मेडिकल कॉलेज खुला, फिर छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खुला। उसके लिए बजट में राशि में प्रावधान किया गया, लेकिन उसको लेके चले गए जब उनकी सरकार थी, लेकिन छतरपुर के लिए मिला। इसके बाद और हम आपको बता दें, उसके लिए जमीन भी आवंटित हुई, बजट प्रावधान भी किया गया। अभी दमोह में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी हुआ और उसके लिए बजट में राशि का प्रावधान भी किया गया। ये राहुल सिंह हमारे लोधी जी जो आए, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विकास के नाम पे आए हैं और विकास के लिए चाहते हैं कि वहां पे विकास हो। वैसे तो विकास वहां पर हुआ है, हमारे मलैया जी ने किया है, लेकिन हम अच्छा आप ये भी बता दें कि सतधरु सिंचाई परियोजना है दमोह जिले के लिए, वो भी यहाँ पे वरदान साबित हो रही है। किसानों को पानी मिल रहा है। पंचम नगर सिंचाई परियोजना से भी दमोह जिले की जनता को, किसानों को पानी मिल रहा है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत घर घर नल और घर घर जल के माध्यम से भी वहां पर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि दमोह जिले में मेडिकल कॉलेज, दमोह जैसी जगह में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार खोलने जा रही है। पहले आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले? मात्र 5। हमने तो अभी इसी सत्र में मात्र 9 मेडिकल कॉलेज खोल के दिए हैं। एक खुशी की होना चाहिए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, आप कांग्रेस की पार्टी में 14-15 महीने आप वाणिज्य कर मंत्री रहे और हमारे बहुत आप रहे हैं, लेकिन उनके कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 5 मेडिकल कॉलेज खुलो, नहीं ऐसा नहीं है। जवाब हमारे भारतीय जनता पार्टी के आप रोकूंगा विजयन जी की तरफ जाते। विजयन जी, इस सवाल के साथ साथ जो आप जवाब देने के लिए बहुत आप तैयार भी हैं, उसके अलावा मैं एक सवाल मेरा ले लीजिए कि कोई ये अवधेश प्रताप के नाम पर भी विचार संभव है क्या दमोह में?
देखिए, जो भी नाम आएंगे सभी के लिए अभी रास्ते खुले हैं, उनके ऊपर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, सर्वे भी हो रहे हैं, और जो भी तय होगा वो एक ही नाम तय होगा। तो कई नाम हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमारे साथी ने कहा, मैं आपसे पूछता हूँ, उनको बड़ी चिंता थी, 15 लाख का भी किसी ने कहा था, क्या हुआ? 50,000 रुपये मध्य प्रदेश में कहा गया था, वो क्या हुआ? कितने सारी घोषणाएं आपकी, 3,000 से ऊपर 30,000 घोषणाएं आपकी अधूरी पड़ी हैं। आपने कह दिया ये मेडिकल वो, जहां चुनाव होता है वहां आप घोषणा कर देते हो, चुनाव खत्म होने के बाद पत्थर लगे रह जाते हैं। हम भी आपको तो क्या गारंटी है कि और ये जो आप 9 मेडिकल गिना रहे हो, आप रिकॉर्ड निकाल लो प्रोसीडिंग में। कांग्रेस के सरकार के टाइम में ही ये तय हुए, कांग्रेस के सरकार के समय में ही ये मेडिकल तय हो गए थे। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और अगर आपको चिंता थी मलैया जी की, तो अगर मलैया जी ने ये सिंचाई योजनाएं मंजूर मलैया जी ने की थी, तो आप ये बताइए फिर मलैया जी को क्यों आपने लाइन में लगा दिया? मलैया जी का उपयोग करना ठीक है, माफ कीजिए, आगे ले जाना चाह रहा था मैं इस चर्चा को, लेकिन वक्त बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। भुजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरिशंकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी इतनी ही चर्चा के लिए वक्त मुकर्रर था, लेकिन ये बात मैं जिससे मैंने शुरू किया था उसी से खत्म करूंगा कि दमोह बहुत उलझा हुआ मामला है अभी दोनों ही पार्टियों के लिए। दोनों ही पार्टियां ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि हम वहां पर अपर हैंड हैं, क्योंकि तय करेगी जनता, और जनता का मिजाज परखने में ही अभी बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा और तब तक चुनाव आ जाएंगे। दिलचस्प होंगे चुनाव, देखिएगा जरूर। न्यूज 18 पर आपको लगातार अपडेट इस चुनाव की मिलती भी रहेगी। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऑटो पे सवार।